यानी कि प्रेसिपिटेट होगा पानी में। ठीक है, और जो भी हमने सॉल्ट लिखे थे उनके कलर याद रखने हैं, बार बार इसको रिवाइज करने हैं। जैसे बताइए CDS का कलर PPT कैसा होता है, किस कलर का होता है CDS? सर येलो। यस, कोल्ड ड्रिंक स्लाइस नहीं, वेरी गुड। तो नाउ दूसरा पॉइंट हमने नोट में ये बताया था कि अगर अनायन का साइज लार्ज साइज्ड है, बड़ा है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। यानी लार्ज साइज्ड अनायन जो है ना, इसके इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ ज्यादा जा पाएंगे, जिससे एनायन पर का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा बहुत, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम यानी आयनिक कैरेक्टर कम, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। और जिस सॉल्ट में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज़्यादा होगा। और यदि कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है यानी आयनिक कैरेक्टर कम है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगा। क्या ये सही है यहां तक? जैसे कि मैंने कहा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जैसे मैंने लिखा AgF, AgCl, AgBr और AgI। बताइए इसमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ऑर्डर क्या होगा? तो जैसे जैसे अनायन का साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगा। यस, याद रहे AgF ये सॉल्युबल होता है पानी में, जबकि AgCl, AgBr, AgI ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट होता है। और सेम टाइप का अगर सॉल्ट है तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वही उसके KSP का भी ऑर्डर होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी ऑर्डर होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर। ओके, जैसे देखिए नोट में तीसरा पॉइंट देखो, ग्रुप रिएजेंट होने के लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? ग्रुप रिएजेंट होने के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया ये है कि उस ग्रुप रिएजेंट में जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका जो अनायन है वो अपने ग्रुप के सभी कैटायन के साथ जो है मोस्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाए और उसको प्रेसिपिटेट करे, मगर उस ग्रुप के आगे जितने भी कैटायन हैं उसके साथ उस ग्रुप का जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन सॉल्युबल सॉल्ट बनाए, ताकि आगे वाला कोई कैटायन प्रेसिपिटेट ना हो। क्या ये बात समझ में आया? रिया, आर यू देयर? यस। नमिस, आर यू देयर? यस सर। यस। एक क्लास छूटा है, कल क्यों नहीं आए? तो वीडियो देख लेना, आज डाल दूंगा। आज एग्जाम था।
अरे एग्जाम तो चलते रहते हैं भाई। ये जेई मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि सॉल्ट एनालिसिस। यस, अब आइए नोट में तीसरा पॉइंट देखिए। ग्रुप रिएजेंट होने के लिए जो एसेंशियल क्राइटेरिया है वो ये है कि उस ग्रुप रिएजेंट में जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन अपने ग्रुप के सभी कैटायन के साथ मोस्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाए और उसको प्रेसिपिटेट करे, मगर उस ग्रुप के आगे जितने भी ग्रुप हैं उसके कैटायन के साथ वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाए ताकि आगे वाला कोई प्रेसिपिटेट ना हो। तो तीसरा पॉइंट नोट में लिखिए, द एसेंशियल criterion for being a group reagent. The essential criterion for being a group reagent is that the anion of the main group reagent, the anion of the main group reagent should form most sparingly soluble salts with all the cations of its own group। यानी अगर मान लो हमने ग्रुप 2 का रिएजेंट लिया तो ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या है? H2S प्लस डाइल्यूट HCl, जिसमें मेन ग्रुप रिएजेंट कौन है? जो पहले लिखते हैं यानी H2S, जिसका अनायन कौन है? सल्फाइड। इसका मतलब यह हुआ कि ये ग्रुप 2 का रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो मेन ग्रुप रिएजेंट है H2S और इसका जो अनायन है सल्फाइड, ये अपने ग्रुप यानी ग्रुप 2 के सभी कैटायन के साथ मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा और प्रेसिपिटेट करेगा। लेकिन ग्रुप 2 के आगे जितने भी कैटायन हैं ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा ताकि ग्रुप 2 वाला कोई प्रेसिपिटेट ना हो। और हां, ग्रुप 2 के पहले की बात हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ग्रुप 2 के रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ग्रुप 2 के टेस्ट की बात कर रहे हैं, और ग्रुप 2 के टेस्ट की बात तभी करेंगे जब दिए गए सॉल्ट में ग्रुप 0 या ग्रुप 1 का कैटायन नहीं है, तभी तो हम ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो ग्रुप 2 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता ग्रुप 2 है कि ग्रुप 3 है कि 4 है, आगे वाला कौन है हमें नहीं पता। तो अगर हम ग्रुप 2 का रिएजेंट डालेंगे तो सिर्फ ग्रुप 2 का ही कैटायन प्रेसिपिटेट होना चाहिए, उसके आगे वाला कोई कैटायन प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया रिया? तो तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा? द एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर बीइंग ए ग्रुप रिएजेंट इज दैट the anion of the main group reagent should form most sparingly soluble salts with all the cations
of its own group, but should form soluble salts with all cations higher of higher groups. ये बात ध्यान में रखना है। जैसे बताइए, मैंने कहा कि ग्रुप, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये बताओ HgCl2 ये पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, जरा बताएं सोच के। HgCl2 यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड ये पानी में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल मतलब स्पैरिंगली सॉल्युबल, क्या होगा? आराध्या, कैन यू गिव द आंसर? मेरा क्वेश्चन ये, हाउ डिड यू नो, कैसे सोचा आपने? क्योंकि सर ये ग्रुप 1 का रिएजेंट जो है डाइल्यूट HCl उससे Cl मतलब क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा, तो HgCl2 में ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है, तो फिर ये पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। यस, बिल्कुल सही। देखो, ग्रुप 1 का जो केटायन है उसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है जिसमें एनायन Cl- है। तो अगर डाइल्यूट HCl ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है तो इसका मतलब है कि ये डाइल्यूट HCl ग्रुप 1 रिएजेंट का ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा, तभी है। और क्या क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा? तो डाइल्यूट HCl का जो अनायन है Cl-, ये अपने ग्रुप यानी ग्रुप 1 के जितने भी कैटायन है Ag, हाजी, पिला भाई, इसके साथ ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहा होगा। मगर ग्रुप 1 के आगे जितने भी कैटायन हैं उसके साथ ये Cl- सॉल्युबल क्लोराइड बनाएगा, इसलिए डाइल्यूट HCl को ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट रखा गया है। जबकि मर्क्यूरिक ग्रुप 2 का है, तो इसलिए ग्रुप 1 के आगे जो भी कैटायन है उसका क्लोराइड सॉल्युबल होगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसलिए HgCl2 सॉल्युबल है, FeCl3 सॉल्युबल होगा, NiCl2 सॉल्युबल होगा, ZnCl2 सॉल्युबल होगा। कहने का मतलब ग्रुप 1 के आगे जो भी कैटायन है उसका क्लोराइड सॉल्युबल होगा पानी में। क्या ये बात क्लियर हुई रिया? भाई, क्लोराइड डाइल्यूट HCl जो कि ग्रुप 1 का मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन है, तो इसका मतलब डाइल्यूट HCl ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा, तभी तो है। और क्या क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा? तो ग्रुप 1 के जो भी कैटायन है उसका क्लोराइड तो प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन ग्रुप 1 के आगे जितने भी क्लोराइड है वो सॉल्युबल होना चाहिए, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसलिए है ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। जैसे बताइए, एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने कहा कि 500 ml of a solution contains
0.1 molar each of Pb2 plus Bi3 plus Cu2 plus निकेल 2 प्लस एंड Zn2 प्लस। ठीक है, 500 ml एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर ईच, यानी ये सब 0.1 मोलर है, और इसको ट्रीट किया हमने, इज ट्रीटेड विथ H2S gas in dilute HCl। ठीक है, find the mass in gram of all precipitates। ठीक है, और ये मानना है कि कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट जिस ग्रुप का है वो अपने ग्रुप के सभी केटायन के साथ जो प्रेसिपिटेट बनाएगा सॉल्ट का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए, मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट। और हमने कह दिया कि लेड का एटॉमिक वेट 208 है मान लो, बिस्मथ का 209 है, कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 है, जिंक का 65.4 है, एंड निकेल का जो एटॉमिक वेट है ये मान लो 59 है। ऐसा हमने दे दिया। सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, 32 होता है। बताइए कैसे बनाएंगे? क्या आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया? बोलो। यस सर। तो आप हमें ये बताएं कि 500 ml सॉल्यूशन में ये सारे केटायन हैं और इसमें आपने H2S गैस डाला इन डाइल्यूट HCl। तो पहले तो ये बताइए कि कौन कौन केटायन सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होगा? बोलो। इसमें कौन कौन केटायन सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होगा? जी रिया, कौन कौन केटायन सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होगा? रिया, कैन यू से? आराध्या, कैन यू से? सर सारे होंगे। सारे नहीं होंगे। H2S इन डाइल्यूट HCl, बताओ ये कौन से ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है? सेकंड। तो फिर ग्रुप सेकेंड का ही केटायन सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होगा ना। ग्रुप सेकेंड के आगे वाला केटायन कैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा बताओ? सर पर H2S तो ग्रुप 4 का भी मेन। लेकिन वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना साथ में। यदि आप ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हो तो सिर्फ ग्रुप 2 का सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा ना। ग्रुप 2 के आगे वाला कैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा बताओ? मैंने अभी क्या बताया था? जिस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट डालोगे
उसी ग्रुप का सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, उसके आगे वाला कोई ग्रुप का केटायन प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यही तो एसेंशियल क्राइटेरिया है ग्रुप रिएजेंट का। रिया, क्या ये समझ में आया? ये ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट है भाई। तो ग्रुप 2 का केटायन इसमें Pb2+ है, बिस्मथ 3+ है, Cu2+ है। तो ये तीनों होगा। ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 4 का है निकोमंजन। ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यानी हम जिस ग्रुप का रिएजेंट डालेंगे उसी ग्रुप का सिर्फ H2S थोड़ी डाला है। अगर सिर्फ H2S डालते तब सबका सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाता, क्योंकि सिर्फ H2S ग्रुप रिएजेंट किसी का भी नहीं है। H2S विथ डाइल्यूट HCl है, तो यह है ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट। तो सिर्फ ग्रुप 2 का कैटायन का सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ। तो इसमें एक तो PbS, इसका सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा। बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 ये प्रेसिपिटेट होगा। CuS ये प्रेसिपिटेट होगा। यही 3 प्रेसिपिटेट होंगे ना, विल प्रेसिपिटेट। हाँ या ना बताओ? क्योंकि आपने ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट डाला है, तो ग्रुप 2 का ही कैटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा। ग्रुप 2 के आगे वाला कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। यही तो ग्रुप रिएजेंट होने का एसेंशियल क्राइटेरिया है। बोलो, सही बात है? है सही बात? तो अब ये बताओ कि सब, ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, तो 500 ml में मोलरिटी है 0.1 सबका। तो इसका मोल निकाल लो। मोल वॉल्यूमेट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ Pb2+ ये हो जाएगा मोलरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 500 ml है। लीटर बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.05। बोलो होगा कि नहीं? और देख, Pb2+ का जितना मोल होगा उतना ही PbS का मोल होगा ना। इसलिए मोल ऑफ PbS भी जो प्रेसिपिटेट होगा ये 0.05 होगा। तो इसलिए मास ऑफ PbS जो प्रेसिपिटेट होगा ग्राम में, तो आपको पता है कि मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो वेट इन ग्राम बराबर होगा मोल गुना मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल हो गया 0.05 इंटू, और बताइए PbS का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो Pb का एटॉमिक वेट हमने 208 बोला है, और सल्फर का एटॉमिक वेट 32, कितना हो गया? 210 और 30 यानी 240। 240 का आधा करेंगे तो 120/2 यानी कि 12 ग्राम PbS प्रेसिपिटेट होगा। क्या ये समझ में आया? उसी तरह देखो, मोल ऑफ बिस्मथ 3+, ये भी वही होगा, मोलरिटी वही इंटू वॉल्यूम इन लीटर वही, यानी 0.05। इसलिए मोल ऑफ Bi2S3 कितना होगा? तो जरा देखो, ये 1 मोल है, ये तो ये आधा मोल बनेगा ना, क्योंकि यहां 2 Bi है। अरे बोलो ना हाँ या ना?
अरे इसका 1 मोल 2 मोल Bi3 प्लस देगा ना, तो Bi3 प्लस के मोल का आधा होगा ना Bi2S3 का मोल, तो Bi2S3 का मोल हो जाएगा 0.05 अपॉन 2। इसलिए मास ऑफ Bi2S3 जो प्रेसिपिटेट होगा ये बराबर इसका मोल इनटू, जरा जल्दी से जोड़िए, Bi2S3 का मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट हमने 209 बताया है, 209 इंटू 2 कितने हो गए 418 और 32 गुना 3 96, तो 418 और 2 420 और 30 450, यानी ये 2 से कट गया मान लो तो 225, 225 को 5 से गुना करो तो 225 गुना 4 ये होता है 900, और 900 और फिर 225 कितना हुआ 1125, 1125 हुआ ना, और बटा 100 यानी 11.25 ग्राम Bi2S3 प्रेसिपिटेट होगा। उसी तरह मोल ऑफ Cu2 प्लस वही 0.05 होगा, तो मोल ऑफ CuS, चूंकि इसके एक मोल बराबर है तो ये भी 0.05 होगा, इसलिए मास ऑफ CuS जो प्रेसिपिटेट होगा तो इसका मोल 0.05 इंटू कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 प्लस 32 कितना हो गया 63.5 यानी 65.5 65.5 और 30 यानी 95.5, इसको 0.5 से गुना करें तो आधा हो जाएगा यानी कि 4 और 15 यानी कि 775 इतना ग्राम होगा। बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था टोटल मास ऑफ प्रेसिपिटेट, टोटल मास ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया 12 ग्राम PbS प्लस 11.25 ग्राम Bi2S3 प्लस 4.775 ग्राम CuS। 24 4 28, अगर आंसर नियरेस्ट इंटीजर में पूछता है तो 30 ग्राम के आसपास नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आएगा ना। नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई? आप जोड़ के देख लो नियरेस्ट इंटीजर में क्या रहा है। कुछ देर में ये लिंक वापस से करना खत्म हो जाएगा तो रीज्वाइन करना थोड़ी देर में जैसे ही बंद हो जाए। अब देखिए ये जो हमने एनालिटिकल टेबल बताया और उसके बाद नोट में हमने 3 पॉइंट्स बताए। अब इस एनालिटिकल टेबल को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। देखो मर्क्यूरस आयन में मरकरी की वैलेंसी 1 है, +1 है, तो फिर मर्क्यूरस को हमें Hg+1 लिखना चाहिए, मगर नहीं, हम मर्क्यूरस को Hg2 के ऊपर 2+ लिखते हैं। ऐसा क्यों? तो एक क्वेश्चन ये बना, राइट डाउन ए क्वेश्चन। Mercurous ion is
रिप्रेजेंटेड एज Hg2 के ऊपर 2 प्लस एंड नॉट एज Hg प्लस Y। जबकि मर्क्यूरस में मरकरी की वैलेंसी 1 है, तो 2 मरकरी पे 2 प्लस, तो 1 मरकरी पे 1 प्लस, तो +1 तो है, तो फिर Hg+1 लिखना चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं Hg2 के ऊपर 2 प्लस। ऐसा क्यों, बताइए। तो देखो, कोई भी जो फॉर्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, वो उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। और यूजुअली जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नेटिक मोमेंट मेजरमेंट मेथड के आधार पर लिखा जाता है। और मर्क्यूरस सॉल्ट्स जो है, ये पाया गया है कि ये डायामैग्नेटिक होता है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो लिखिए आंसर में, मर्क्यूरस सॉल्ट्स आर डायामैग्नेटिक। मर्क्यूरस सॉल्ट्स क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो अगर आप मर्क्यूरस को Hg+ लिखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ये होगा। और इसमें देखिए 6s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और ये लिखेंगे तो ये तो स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है, मगर हम पाते हैं कि मर्क्यूरस सॉल्ट डायामैग्नेटिक है। तो हमें स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि ये डायामैग्नेटिक है वो एक्सप्लेन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक Hg+1 का जो 6s1 s ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे Hg+1 का जो 6s1 है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ss ओवरलैपिंग करेगा। ये इसके बीच ss बॉन्ड हो गए, और यहां ये +1, यहां ये +1, यानी ये Hg2 के ऊपर 2 प्लस। अब इसमें इसका अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड ओवरलैप करके एक ss बॉन्ड बना लिया, यानी अब ये पेयर्ड हो गया। इसमें अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और अब ये डायामैग्नेटिक हो गया, और ये एक्चुअल में डायामैग्नेटिक है। तो ये स्ट्रक्चर इसके डायामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए हम मर्क्यूरस आयन को Hg2 के ऊपर 2 प्लस ऐसा लिखेंगे, Hg+1 नहीं लिखेंगे। बोलो, क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस। रिया, क्या ये सही है? क्लियर है? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन। मैं ही स्टूडेंट बन जाता हूं और इस एनालिटिकल टेबल को एनालिसिस करता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया। मैंने टीचर से पूछा, सर ये बताइए, ग्रुप 1 का जो कैटायन है, इसका आपने कहा कि ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। क्या सर हम डाइल्यूट HCl के बदले ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl को रख सकते हैं? तो जवाब तो हमेशा होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है एनालिटिकल टेबल में वही है, इसका मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। तो नहीं, मगर क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है आप लिखें, कैन concentrated HCl
be used in place of dilute HCl in the group reagent of ग्रुप 1 कैटायंस। मेरा क्वेश्चन क्या समझ में आया? क्या हम ग्रुप 1 का जो कैटायंस है उसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, क्या हम उसके बदले कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट बना सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो लिखिए आंसर में, पहली तो बात हुआ नो, ऐसा हम नहीं कर सकते। अब जवाब हुआ क्यों नहीं? तो देखिए इसका आंसर क्या हम कह सकते हैं। जैसे देखिए ग्रुप 1 का कैटायन है Ag+, और जब इसमें HCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एंड दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दिस इज डाइल्यूट और कोल्ड, वॉट एवर बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट। पहला रिएक्शन तो ये हमेशा होगा कि यहां AgCl का व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट होगा, चाहे ये डाइल्यूट HCl हो या कॉन्क HCl हो, दोनों केस में AgCl का व्हाइट PPT तो आएगा ही आएगा। मगर इसमें एक और रिएक्शन पॉसिबल है, होते हैं। क्या होते हैं? ये जो AgCl का व्हाइट PPT है और ये जो HCl है इसका Cl- है। ये Cl- यू नो मोनोडेंटेट लाइगेंड होते हैं, और Ag+1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो ये Ag+1 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और Cl- मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो यहां 2 Cl लाइगेंड हो गया। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, +1 और -2, तो यहां 1 -1 आएगा। तो इस -1 को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? H+, और ये H+ जो है ये सॉल्यूशन में रहेगा, यानी कि ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? क्या बन गया ये? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये दोनों रिएक्शन होते हैं, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां जो लाइगेंड है ना Cl- जैसे यहां लाइगेंड है उसका हाई कंसंट्रेशन होगा, तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। राइट? तो इसलिए अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो AgCl का तो PPT बनेगा, मगर दूसरा रिएक्शन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो फिर वहां Cl- का कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा। यस, क्या ये बात समझ में आया? बोलो कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो पहला स्टेप
मैंने क्या कहा कि यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे तो पहला स्टेप तो होगा ही, दूसरा भी स्टेप हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो बताओ, अगर Ag+ है सॉल्यूशन में और उसमें अगर हम कॉन्क HCl डालेंगे तो क्या AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? बोलो। अरे नहीं मिलेगा ना। रिया कैन यू हेयर मी? आराध्या कैन यू हेयर मी? यस सर। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो Ag+ है सॉल्यूशन में और उसमें आप ग्रुप रिएजेंट के रूप में कॉन्सेंट्रेटेड HCl अगर डालते हो तो क्या आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि AgCl कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स घुल जाएगा। तो जब कॉन्क HCl डालने पर Ag+ का प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं AgCl का, तो फिर ये कॉन्क HCl ग्रुप रिएजेंट कैसे हो सकता है? अरे ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया क्या है कि ग्रुप रिएजेंट में जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन अपने ग्रुप के सभी कैटायन के साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा और प्रेसिपिटेट करेगा और अपने से आगे वाले ग्रुप के कैटायन के साथ सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। यहां तो अगर कॉन्क HCl रखोगे ग्रुप 1 के ग्रुप रिएजेंट के रूप में तो ये तो अपने ही ग्रुप के कैटायन AgCl को भी प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट तो घुल जाएगा, इसी का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, तो फिर कॉन्क HCl कैसे ग्रुप रिएजेंट हो सकता है? क्राइटेरिया ही नहीं पूरा करेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन यदि आप डाइल्यूट HCl लेंगे तो पहला स्टेप तो होगा ही, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, मगर ये डाइल्यूट HCl अगर है तो फिर ये सेकेंड रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डाइल्यूट HCl है तो इसका मतलब उसमें पानी ज्यादा है, तो HCl कम और HCl का कंसंट्रेशन कम, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में ही रहेगा और AgCl का व्हाइट पीपीटी ही रहेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा और इसलिए डाइल्यूट HCl विल फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1 कैटायन, क्योंकि इसने अपने ग्रुप के कैटायन को प्रेसिपिटेट किया AgCl के रूप में। क्या ये समझ में आया? जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर, आ गया। पक्का है? जैसे मान लो ग्रुप 1 का कैटायन है Pb2+ है ग्रुप 1 का, और इसमें हम HCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं और यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा HCl है, सॉल्यूशन है, व्हाट एवर बी इट, इधर डाइल्यूट कॉन्क, नो मैटर व्हाट एवर बी। ये वाला स्टेप तो होगा ही कि PbCl2 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ये तो होगा ही, मगर इस सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरा भी रिएक्शन होगा। क्या होगा? तो ये जो PbCl2 का व्हाइट पीपीटी है प्लस 2HCl, और ये HCl जो है ये हमने लिया, इक्विलिब्रियम का साइन दें, पानी में हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो Pb+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और Cl- मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 4Cl-, तो +2 और -4 तो 2-, तो 2- तो यहां 2H होंगे, यानी 2H+ होंगे, और ये है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स। तो यदि आप कॉन्क HCl यूज करेंगे तो पहला स्टेप भी होगा और दूसरा भी होगा,
क्योंकि कॉन्क है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा और इसलिए ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। PbCl2 का ppt नहीं रह पाएगा और इसलिए कॉन्क HCl ग्रुप 1 केटायन का ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि कॉन्क HCl तो अपने ही ग्रुप के केटायन को प्रेसिपिटेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर डाइल्यूट HCl है तो पहला तो होगा PbCl2 तो प्रेसिपिटेट होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा तो HCl कम और HCl का कंसंट्रेशन कम, यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में रहेगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा और लेफ्ट में रहेगा तो PbCl2 का व्हाइट ppt एग्जिस्ट करेगा और PbCl2 का व्हाइट ppt एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए डाइल्यूट HCl विल फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस। क्या ये बात समझ में आया? आराध्या, इज इट क्लियर? यस सर। रिया, नमेश, क्या ये क्लियर है? Yes, sir, clear. देखो, शुरू के जो 4-5 क्लासेज है ना कॉन्सेप्चुअल, इसको बार बार रिवाइज करना, ये आदत डाल लो, बार बार 1-10 दिन तक डेली। अगले जैसे आज क्लास हुआ तो आज का रिवाइज करके पीछे का सारा रिवाइज कर लो इस चैप्टर का। ऐसे आप 10-15 दिन तक करो तो एकदम दिमाग खुल जाएगा, तब मजा आएगा, नहीं तो फिर हॉरर हो जाएगा ये चैप्टर। आई बात समझ में? ओके, तो इसका ये नोट कर लिया आपने, राइट? तो लिख लो नीचे इसके लिखो 10 if conc HCl will be used, conc HCl will be used, then precipitate of AgCl or PbCl2, then the precipitate of AgCl and PbCl2 will not exist, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट they will dissolve in conc HCl, but they will dissolve in conc HCl forming soluble complex. They will dissolve in conc HCl forming soluble complex. और इसीलिए आप कहेंगे कि conc HCl will not fulfill the criteria for being a group reagent of group 1 cations. ये क्राइटेरिया Cl माइनस HCl यानी डाइल्यूट HCl ही फुलफिल कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, मैं फिर से स्टूडेंट बन जाता हूं और मैं ये पूछता हूं अपने टीचर से, क्योंकि आप तो पूछते हैं नहीं, थिंकिंग करना है नहीं। अच्छा ये बताएं सर, आपने ग्रुप 1 का जो कैटायन है इसका ग्रुप रिएजेंट आपने डाइल्यूट HCl लिया है, ये बात तो समझ गया मैं। क्या मैं डाइल्यूट HCl के बदले डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रख सकते हैं ग्रुप रिएजेंट के रूप में ग्रुप 1 के कैटायन के लिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सो एवरीबॉडी राइट दिस क्वेश्चन। कैन डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HNO3 be used in place of dilute HCl as the
ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस। समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है? क्या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट HCl एज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1 कैटायंस? तो देखिए आंसर तो ऑलवेज होगा नो, मगर क्यों नहीं? बताइए वो कौन सा 3 मेटल है जिसका सल्फेट इनसॉल्युबल है, जो प्रेसिपिटेट होता है? रिया, वो कौन सा 3 मेटल है जिसका सल्फेट स्पैरिंगली सॉल्युबल है पानी में, यानी कि प्रेसिपिटेट होता है? रिया, सर सिल्वर, मर्करी और लेड। बट कोऑर्डिनेशन में ये बताया था ना सेकेंड क्लास में ही नोट में। अच्छा ग्रुप 1 नहीं, मतलब जनरल। मैंने पूछा कि 3 ही मेटल हैं जिसके सल्फेट प्रेसिपिटेट होते हैं, वो 3 मेटल कौन से हैं? यस, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड। लिखो आंसर में, सल्फेट्स ऑफ बेरियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड आर sparingly soluble इन वाटर। इस वीक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही टेस्ट होगा संडे को, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बढ़िया से रिवाइज करिए फिर से। समझ में आया? सल्फेट्स ऑफ बेरियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड, यही 3 मेटल हैं जिनका सल्फेट स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है पानी में एंड प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कि बेरियम सल्फेट, स्ट्रॉन्सियम सल्फेट और लेड सल्फेट, यही 3 मेटल सल्फेट हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं। और ये तीनों व्हाइट पीपीटी हैं। इसमें ना तो बेरियम 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं स्ट्रॉन्सियम 2+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं Pb2+ में है। ये तीनों क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि यही 3 इनसॉल्युबल हैं, बाकी मेटल सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। तो लिख लो नीचे डैश दे के 10, मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। 10, मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फेट्स आर soluble in water। क्या ये बात समझ में आया? और एक बात और नोट करो, all metal nitrates, all metal nitrates are soluble in water। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे मेटल नाइट्रेट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। अब ये बताओ, ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया क्या है?
कि ग्रुप रिएजेंट में जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन अपने ग्रुप के सारे केटायन के साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए और उसको प्रेसिपिटेट करे, मगर अपने ग्रुप के आगे जितने भी ग्रुप के केटायन हैं उसके साथ वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाए ताकि उसके आगे वाले ग्रुप का कोई केटायन का सॉल्ट प्रेसिपिटेट ना हो। यही क्राइटेरिया है ना। अगर आप ग्रुप 1 के रिएजेंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करोगे तो ग्रुप 1 में सिर्फ PbSO4 का ही तो पीपीटी मिलेगा, जबकि सिल्वर का सल्फेट और मर्क्यूरस का सल्फेट उसका पीपीटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉल्युबल है ना। यही 3 मेटल सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, बाकी सॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप ग्रुप 1 में जो केटायन है Ag, हाजी, पिला भाई, इसमें अगर ग्रुप रिएजेंट के रूप में अगर हम डाइल्यूट HCl को डालेंगे तो सिर्फ लेड का ही सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, सिल्वर और मर्क्यूरस का सल्फेट प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और साथ ही अगर उसमें बेरियम या स्ट्रॉन्सियम है ग्रुप 5 का तो उसका भी सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना। तो ये तो ग्रुप रिएजेंट का जो क्राइटेरिया है उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या कि डाइल्यूट H2SO4 का सल्फेट अपने ग्रुप 1 के सारे केटायन को प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है और अपने ग्रुप के आगे वाले भी कुछ केटायन को प्रेसिपिटेट कर रहा है। क्या यह बात समझ में आया? बोलो। यस सर। इसलिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है। और नाइट्रिक एसिड को तो बना ही नहीं सकते, ये तो अपने भी ग्रुप का जो नाइट्रेट होगा वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि नाइट्रेट तो सारे सॉल्युबल होते हैं। और ग्रुप रिएजेंट होने के लिए जो एसेंशियल क्राइटेरियन है वो ये है कि ग्रुप रिएजेंट में जो मेन ग्रुप रिएजेंट है उसका अनायन अपने ग्रुप के सारे केटायन के साथ इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाए, आगे वाले से ना बनाए। लेकिन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखेंगे तो इसका नाइट्रेट ग्रुप 1 के जो केटायन है उसका जो नाइट्रेट बनेगा वो भी सॉल्युबल होगा, ये तो अपने भी ग्रुप के केटायन को प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये तो ग्रुप रिएजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मेटल नाइट्रेट्स सॉल्युबल होते हैं। बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात समझ में आया? तो क्या लिखोगे इसका आंसर? लिखो आंसर, लिखो बिकॉज इफ डाइल्यूट H2SO4 will be used, then if dilute H2SO4 will be used, then among the cations of group 1, if dilute H2SO4 will be used, then among the cations of group 1 only PbSO4 will be precipitated. PbSO4 will be precipitated as well as barium 2+ and strontium 2+ of group 5 cations, as well as barium 2+ and strontium 2+ will also be precipitated as their sulfates. Barium 2+ and strontium 2+ of group 5 cations will also be precipitated as their sulfates. और ये तो अगेंस्ट द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप रिएजेंट है ना, ये तो ग्रुप रिएजेंट होने का क्राइटेरिया ही नहीं है। और इसलिए हम ग्रुप 1 के ग्रुप रिएजेंट में डाइल्यूट HCl के बदले डाइल्यूट H2SO4 को यूज नहीं कर सकते। क्या ये बातें क्लियर है? बोलो।
अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं यूज कर सकते, बताइए। क्योंकि ये तो अपने भी ग्रुप का नाइट्रेट बनाएगा और वो भी सॉल्युबल है ना। और लिखो नीचे डैश देके, सिंस ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1 केटायंस। ये तो अपने भी ग्रुप के नाइट्रेट को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे मेटल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। बार बार रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइट, बोलो। यस सर। रिया, नमीस, Yes, sir. इसलिए आई एम मेकिंग सच प्लान कि 3 डेज ही इसको पढ़ाएंगे, 3 डेज ऑर्गेनिक कराएंगे। मैं रूटीन आज भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ताकि इसको आप रिवीजन भी करते रहें, आराम आराम से खूब रिवाइज करो इसे। बल्कि शुरू के 4-5 वीडियो को वापस से देख लेना अगर दिक्कत हो। राइट, चलिए अब फिर मैं एज ए स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं। अच्छा सर, आपने ग्रुप 2 का जो कैटायन है उसका जो ग्रुप रिएजेंट है ना, उसमें आपने H2S के साथ डाइल्यूट HCl क्यों लिया? व्हाई? What is the use of dilute HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations? क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? Yes, very good question. So everybody write this question. What is the use of dilute HCl with H2S in the group reagent of group 2 cations? ग्रुप 2 का जो कैटायंस है, इसके ग्रुप रिएजेंट में H2S के साथ डाइल्यूट HCl का क्या पर्पस है, क्यों रखा गया है? अकेला H2S हम क्यों नहीं रखेंगे? आंसर आइए। देखो, ये बताओ, ग्रुप 2 का जो कैटायन है उसका सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल है, बराबर। और ग्रुप 4 का जो कैटायन है निकोमंजन, उसका भी सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट होता है। जी हां। अब ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के बीच में ग्रुप 3 आता है, तो उसका भी सल्फाइड स्पैरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, तो होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां लिखो सल्फाइड्स ऑफ ग्रुप 2 कैटायंस, कॉमा ग्रुप 3 कैटायंस एंड group 4 cations are sparingly soluble in water and precipitate, right? और इसलिए यदि आप सिर्फ
H2S को यूज करोगे ग्रुप 2 के ग्रुप रिएजेंट में, तो फिर ये ग्रुप 2 का जो केटायन है उसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो सकता है, हो जाएगा। अगर ग्रुप 3 का केटायन है तो उसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और अगर ग्रुप 4 का केटायन है तो उसका भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो फिर आप कैसे कहोगे कि ग्रुप 2 है कि ग्रुप 3 है कि ग्रुप 4 है? आपको अगर ग्रुप 2 का रिएजेंट बनाना है तो आपको कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि सिर्फ ग्रुप 2 का जो केटायन है इसी का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो, और ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का जो केटायन है उसका सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो। क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना? बोलो। तो लिखो नीचे डैश देके, लिखो इफ H2S is used alone, अकेला, तो देन क्या होगा? देन the sulfides of group 2 cations, comma group 3 cations as well as group 4 cations will undergo precipitation। और फिर हम कैसे बता पाएंगे ग्रुप 2 है कि ग्रुप 3 है कि ग्रुप 4 है? हम मान लो ग्रुप 2 के लिए H2S डाले सिर्फ और प्रेसिपिटेट आ गया, और मान लो वहां जिंक था, ZnS का प्रेसिपिटेट आ गया, तो हम कैसे बताएंगे ग्रुप 2 है? वो तो ग्रुप 4 था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि सिर्फ ग्रुप 2 का सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, H2S के साथ डाइल्यूट HCl डाला, राइट, जो कि क्या करेगा, ग्रुप 3 के सल्फाइड और ग्रुप 4 के सल्फाइड को प्रेसिपिटेट होने से रोक देगा, जिससे कि सिर्फ ग्रुप 2 का ही सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, और इसलिए H2S प्लस डाइल्यूट HCl मिलके कहलाएगा ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट। अकेला H2S ग्रुप 2 का रिएजेंट नहीं है, बराबर है ना? तो लिखो नीचे डैश देके, हैंस डाइल्यूट HCl, हैंस डाइल्यूट HCl is used with H2S, dilute HCl is used with H2S to prevent the precipitation of the sulfides, to prevent the precipitation of the sulfides of group 3 cations and group 4 cations by using common ion effect, by using common ion effect, comma, so that ताकि the sulfides of group 2 cations only, so that ताकि the sulfides of group 2 cations only should get precipitated, should get precipitated। और इसलिए H2S प्लस डाइल्यूट HCl ये मिलके कहलाएगा ग्रुप 2 का रिएजेंट, यानी ये दोनों डालेंगे तो सिर्फ ग्रुप 2 का केटायन का सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, आगे वाला कोई भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब ये कैसे कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इससे अब हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। यस, तो हम इसे कल पढ़ेंगे और आपको हम एक नया रूटीन भी भेज देंगे।
ऑर्गेनिक में हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमीन्स, अल्काइल एराइल, बायोमोलिक्यूल ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपको हमने सारे पढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसे हम फटाफट पढ़ेंगे। उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे जो बोर्ड में भी है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में भी आपको हो, जेई मेन में भी काम आए और एडवांस में भी काम आए, राइट। और इस वीक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टेस्ट है। कोऑर्डिनेशन के पूरे लेक्चर नोट पढ़िए, वीके जायसवाल, और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है PYQ ये बनाइए, जो डाउट है भेजिए। अब मेहनत करिए, लग जाइए इसमें, ठीक है, ओके। कल पढ़ेंगे फिर।